हाय फ्रेंड्स, माइंड मेकर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत, मोस्ट वेलकम। मैं वसी सर आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसा कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो वर्ब पर है। वर्ब किसका सेगमेंट है? लैंग्वेज का सेगमेंट है। तो ये लैंग्वेज यानी ग्रामर का सेगमेंट वर्ब है। अब वर्ब क्या है? हमारी बॉडी का बैकबोन है, स्टेटमेंट का, सेंटेंस का बैकबोन है। जैसे हमारी बॉडी से अगर बैकबोन निकाल दिया जाए तो हमारी बॉडी, हम खड़े नहीं हो सकते, उसी तरह से किसी भी सेंटेंस से वर्ब को निकाल दिया जाए तो हम सेंटेंस को कभी इमेजिन नहीं कर सकते, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और उस वर्ब में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले वर्ब में मैंने आपको ट्रांजिटिव वर्ब, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, इस पे चर्चा मैंने किया था। आज सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंफ्यूजिंग सेगमेंट हमारे वर्ब का वो नॉन फिनिट वर्ब है, इसमें मैं आपको चर्चा करता हूं। इसको स्टार्ट करने से पहले एक वर्ब मैं बता देता हूं, फिनिट वर्ब, FINIT। तो दोनों के बीच पहले अंतर जान लीजिए, डिफरेंस जान लीजिए, तब मैं आपको आगे बताता हूं। तो जो फिनिट वर्ब होता है ना, इस फिनिट वर्ब का डिफिनेशन होता है कि अ वर्ब दैट चेंजेस according to the subject or tense। तो जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलता है वो फिनिट वर्ब होता है। इसी को हिंदी में निश्चित क्रिया कहते हैं। तो जो क्रिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलती है और टेंस के अकॉर्डिंग बदलती है उसे फिनिट वर्ब कहा जाएगा। तो अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो नॉन फिनिट वर्ब इस डिफिनेशन का बिल्कुल क्या हो गया? एंटोनिम्स हो गया। वो क्या हो गया? इसके बारे में आ जाएगा कि अ वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस। अंतर देखिए दोनों का, दोनों में डिफरेंस देखिए बच्चे। एक होता है कि चेंज होता है, तो जो वर्ब चेंज होगा, जो वर्ब बदलेगा उसे कहा जाएगा फिनिट वर्ब। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा तो फिनिट वर्ब हो जाएगा। और जो वर्ब नहीं चेंज होगा इसलिए इसका नाम पड़ा है नॉन फिनिट वर्ब। फिनिट वर्ब इज इन सेंस ऑफ चेंज। जो वर्ब चेंज होगा फिनिट वर्ब हो जाएगा और जो वर्ब नहीं चेंज होगा वो नॉन फिनिट वर्ब होगा। इसीलिए इसका डिफिनेशन यहां पे भी एक एग्जांपल में मैं आपको यहां सिखा दे रहा हूं। जैसे लिखा है कि आई सॉ हिम वीपिंग, आई सॉ हिम वीपिंग। अब इस स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो सा क्या है? ये वर्ब है और वीपिंग भी वर्ब है, क्योंकि आईएनजी हमेशा वर्ब में ही लगता है। ऐसा थोड़ा कि किसी नाउन में लगा देंगे, ना तो किसी नाउन में लगाएंगे, ना किसी प्रोनाउन में लगाएंगे, ना किसी एडजेक्टिव में लगाएंगे, ना किसी एडवर्ब में लगाएंगे। आईएनजी जब भी सफिक्स करते हैं, जब भी जोड़ते हैं तो वर्ब में जोड़ते हैं। आपको दो वर्ब दिखाई दिया, एक सा वर्ब दिखाई दिया और एक वीपिंग वर्ब दिखाई दिया। अब अगर ये दो वर्ब दिखाई दिया, आपको यहां दिखाई दे रहे होंगे, तो सा को कहा गया फिनिट वर्ब। क्यों? अभी एक और एग्जांपल देके बताऊंगा। और वीपिंग को नॉन फिनिट वर्ब क्यों? क्योंकि ये एग्जांपल और देखिए, जैसे लिखा है कि आई हैड सीन हिम वीपिंग। छोटा सा एग्जांपल समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो अब ये दोनों में अगर आप देखें तो यू विल सी द चेंज। जो वर्ब चेंज होता है, द वर्ब दैट चेंजेस, याद रखेंगे बच्चे, द वर्ब दैट चेंजेस। सा हैज बीन सीन, ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, नजर यहां रखिए। सा को सीन कर दिया गया। सा पास्ट इंडेफिनिट में आता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म किसमें आता है? किसमें आता है बताएं? पास्ट परफेक्ट में आता है। तो हैड सीन में क्या चेंज हुआ? सा का सीन हो गया। तो लिखा है कि अ वर्ब दैट चेंजेस, जो वर्ब बदलता है किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग। लिखा ना कि अकॉर्डिंग टेंस। जो वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट में था तो वी सेकंड लगा, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में है। तो ये वी थर्ड हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और ये वी सेकंड है, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। तो जो वर्ब चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग, उसे फिनिट वर्ब कहा जाता है। और जो वर्ब कांस्टेंट होता है
यानी स्टेडी होता है, जो चेंज नहीं होता, ऐसे वर्ब को क्या कहा जाता है? ऐसे वर्ब को नॉन फिनिट वर्ब कहा जाता है। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। तो फिनिट वर्ब चेंज का मतलब, फिनिट्स मींस चेंज होना और नॉन फिनिट मींस ना चेंज होना, ठीक है ना? अच्छा चलिए, ये तो रहा डिफरेंस हमारे फिनिट वर्ब में और नॉन फिनिट वर्ब में। मैं आपको एक और एग्जांपल देकर के समझाता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे लिखा है यहां पर कि यहां पे डोंट, जैसे यू लेट, ऐसे कर दिए, यू यहां पे आ जाएगा, यहां पे यहां गया कि यू सा, या ऐसे कर दीजिए। एक मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, सेम एग्जांपल पे आपको नहीं रखता हूं। जैसे लिखा है कि वसी, यहां आ जाएगा प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंटरिंग। एक ये एग्जांपल हो गया, और दूसरा हो जाएगा वसी प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम एंटरिंग। हिंदी हो गई, पहले की जगह की वसी ने उसे रोका प्रवेश करने से, और दूसरे में वसी रोकता है उसे प्रवेश होने से, यानी अंदर आने से। ध्यान से सुनेंगे। तो ये प्रिवेंटेड आपने देखा, तो 20 सेकंड हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया, और ये जो प्रिवेंट्स हो गया ये V5 हो गया। आपको मैं बता दूं, वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होते हैं उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा गया है। जो फोर्थ फॉर्म होते हैं उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। यानी आईएनजी फॉर्म जो होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरेंड होते हैं। और वर्ब का जो पांचवा फॉर्म होता है, वर्ब का जो 5 फॉर्म होता है वो एस या एस का फॉर्म होता है। तो यानी यहाँ वर्ब का 5वां फॉर्म आ गया, तो प्रिवेंट्स आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, और प्रिवेंटेड अगर आ गया तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो आपने देखा होगा कि वर्ब का वेरिएशन यानी चेंज हुआ है। तो जब वर्ब चेंज होता है तो वो क्या हो जाएगा? इसे क्या नाम देंगे? इसे बोलेंगे फिनिट वर्ब, इसको शॉर्ट फॉर्म में एफवी कहा जाता है। और ऐसा वर्ब जो नहीं चेंज होता है उसे क्या कहा जाएगा? एनएफवी, जिसे नॉन फिनिट वर्ब कहा गया है। क्योंकि यहाँ भी एंटरिंग है तो यहाँ भी एंटरिंग है। वर्ब के चेंज होना, वर्ब का चेंज होना फिनिट वर्ब, और वर्ब का ना चेंज होना नॉन फिनिट वर्ब में आता है। ठीक है? अच्छा देखिए, अब इसकी डिटेल मैं आपको देता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी क्लास में, आज की जो क्लास है वो नॉन फिनिट वर्ब पे है। अब बच्चे इसका डेफिनेशन बताने की जरूरत तो आपको शायद नहीं पड़ेगी। अब इस नॉन फिनिट वर्ब में इसके 3 सेगमेंट पे सबसे ज्यादा सवाल, और 3 ही है भी, कि अब जैसे आ गया, एक होता है हमारा जेरेंड, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। दूसरा है हमारा इन्फिनेटिव, यहां से भी सवाल बहुत बार देते हैं। ठीक है? और उसके बाद लास्ट में जो होता है ये पार्टिसिपल है। बहुत सारे टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि यार खुद ही कंफ्यूजन में है कि कैसे इसको क्लियर करें। मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये जो सेगमेंट हमारा जेरेंड का हो गया, तो जेरेंड के सेगमेंट में सबसे पहले आपको जेरेंड बताता हूँ कि व्हाट इज जेरेंड। जेरेंड क्या है? आपने नाउन का नाम सुना होगा। नाउन क्या होता है? नाउन सब्जेक्ट होता है, नाउन ऑब्जेक्ट होता है, और नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी जेरेंड के बारे में कहा जाए कि जेरेंड इज नाउन। एक छोटा सा डेफिनेशन, जेरेंड इज नाउन। ठीक है? अच्छा, या ऐसे कह सकते हैं कि जेरेंड वर्क्स एज नाउन, यानी जेरेंड नाउन की तरह काम करता है। एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया कि जेरेंड नाउन होता है और जेरेंड नाउन की तरह काम करता है। अब अगर जेरेंड नाउन होता है तो नाउन का क्या रोल है? नाउन सब्जेक्ट की तरह होता है, नाउन ऑब्जेक्ट की तरह होता है, और नाउन किसकी तरह होता है? कॉम्प्लीमेंट की तरह होता है। यानी जेरेंड को सब्जेक्ट की तरह भी रख सकते हैं, जेरेंड को ऑब्जेक्ट की तरह रख सकते हैं, और जेरेंड को कॉम्प्लीमेंट की भी तरह रख सकते हैं। ये मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये तो हो गया कि जेरेंड इज नाउन। अब थोड़ा सा और डेफिनेशन को आगे बढ़ा दिया जाए, जेरेंड के डेफिनेशन को थोड़ा और हम लार्ज करते हैं। अब बच्चों ये हो गया जेरेंड। तो जेरेंड के बारे में थोड़ा सा बड़ा ऐसा हो गया
कि जेरंड वर्क्स एज नाउन, उसके बाद इट इज ऑलवेज इन फोर्थ फॉर्म कहा जाए, आईएनजी फॉर्म भी हो सकता है, इट इज ऑलवेज इन आईएनजी फॉर्म। डिफिनीशन पे ध्यान दीजिए, आपका कॉन्सेप्ट है ना कि आपको जेरंड समझ में आना चाहिए कि जेरंड क्या होता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कि जेरंड क्या होता है। तो देखिए, जेरंड वर्क्स एज नाउन, तो अगर जेरंड नाउन की तरह काम करता है तो अब ये हो गया, एक आया कि जेरंड इज सब्जेक्ट। अब देखिए, जेरंड इज सब्जेक्ट, इसको मैं क्लियर करता हूं। जेरंड अगर नाउन की तरह काम करता है, और जेरंड की पहचान क्या होती है कि जेरंड हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। जैसे लिखा है, एक सवाल आ गया कि अगर ये सब्जेक्ट की तरह होता है, अब यहां आ गया इसका सब्जेक्ट के बारे में कहा जाए कि यहां पे आ गया कि यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि ऐसे आ गया कि यहां आ गया जैसे सीइंग इज बिलीविंग, अगर ऐसे कहा जाए सीइंग इज बिलीविंग अगर हो गया, तो अगर सीइंग इज बिलीविंग कहा जाए तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। तो अगर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया तो सीइंग इज बिलीविंग को अगर ऐसे लिख दिया जाए कि अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए वसी इज बिलीविंग, ठीक है। तो वसी इज बिलीविंग में अगर आपसे कहा जाए कि बच्चों बताओ इस वर्ब का क्या सब्जेक्ट है, तो आप सीधे बताएंगे कि सर इसका सब्जेक्ट तो वसी है। तो अगर इस इज का सब्जेक्ट वसी हो गया तो वसी को हटा करके सीइंग अगर रखा गया तो सीइंग भी तो एक सब्जेक्ट हो गया ना। तो सीइंग अगर ये सब्जेक्ट हो गया तो यानी इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ। एक चीज क्लियर हुआ कि जेरंड वर्क्स एज नाउन। कभी-कभी डेफिनेशन में ऐसे भी होता है कि जेरंड इज इंस्टेड ऑफ नाउन, जेरंड इज इंस्टेड ऑफ नाउन का मतलब जेरंड को नाउन की जगह पे रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीइंग क्या हो गया, वसी की जगह पे रखा गया। तो अगर वसी नाउन था तो जेरंड भी नाउन हुआ, और अगर इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ तो इस वर्ब का ये भी सब्जेक्ट हुआ। तो यानी जेरंड क्या होता है, वर्ब का सब्जेक्ट होता है, राइट। तो जेरंड इज सब्जेक्ट के बारे में ये बात हो गई, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से लिखा है कि यहां पे, अच्छा उसी तरह से आता है कि प्लेइंग, जैसे प्लेइंग हॉकी, अब यहां आ जाए प्लेइंग हॉकी अट्रैक्ट्स मी, हॉकी खेलना मुझे क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। तो हॉकी खेलना मुझे अट्रैक्ट करता है। अब कहेंगे सर यहाँ प्लेइंग और हॉकी दोनों आपने लिख दिया, तो ये क्या हो गया पता है, ये कंपाउंड वर्ड हो गया। कंपाउंड वर्ड वो होता है जो एक से ज्यादा, इसे कंपाउंड नाउन भी कहा जाएगा, ठीक है। देखिए एक सिंपल नाउन होता है, एक कंपाउंड नाउन होता है। तो जब दो नाउन एक दूसरे के अगल बगल होंगे ना, तो दोनों को मिला के कंपाउंड नाउन कहा जाएगा। अब इस अट्रैक्ट्स का सब्जेक्ट क्या है, ये पूरा सब्जेक्ट है। प्लेइंग हॉकी इसका पूरा सब्जेक्ट है। तो प्लेइंग क्या हो गया, ये क्या हो गया, जेरंड हो गया, ठीक है। तो जेरंड वो होता है जो सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब एक दूसरा आया कि जेरंड इज ऑब्जेक्ट, जेरंड इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाए क्या, जेरंड के बारे में अगर ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाए तो जैसे लिखा है कि वसी अवॉइड्स, जैसे वसी अवॉइड्स। अब यहां आ गया कि यहां सिगरेट अगर कर दिया, ऐसे वसी अवॉइड्स सिगरेट अगर ऐसे कर दिया जाए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है तो कहेंगे वसी, वर्ब क्या है अवॉइड्स, तो सिगरेट क्या है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और नाउन है। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि जेरंड वर्क्स एज नाउन, जेरंड नाउन की तरह काम करता है। तो यानी अब इस नाउन को हटा करके या इस नाउन को हटा करके जिस वर्ब के आईएनजी फॉर्म को रखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। तो जेरंड सब्जेक्ट था, अगर इसको हटा के आईएनजी फॉर्म रखेंगे तो जेरंड हो जाएगा, और इसे हटाकर अगर आईएनजी फॉर्म रखेंगे तो भी सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे वसी अवॉइड्स प्लेइंग, यानी वसी खेलना अवॉइड करता है। तो बच्चों क्या हो गया,
अवॉइड का ऑब्जेक्ट ये हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान किससे होती है, जिस वर्ब में क्या और किससे सवाल करते हैं वही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेके आता है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट ये हो, जैसे वसी अवॉइड करता है तो क्या अवॉइड करता है, तो व्हाट से सवाल करने पे जो जवाब आएगा वही उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जेरेंड ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। यानी अवॉइड का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्लेइंग। कैसे, क्योंकि इसमें हमने व्हाट से सवाल किया, ठीक है। अच्छा अब अवॉइड को अगर ऐसे हटा करके हमें ऐसे लिखते होता कि वसी अवॉइड्स राम, वसी राम को अवॉइड करता है। तो अब यहाँ whom से सवाल हुआ कि नहीं हुआ, जिस वर्ब में व्हाट से और जिस वर्ब में whom से सवाल करेंगे तो उसके बाद जो भी यहाँ लिविंग या नॉन लिविंग नाउन लिख के आएगा उसी को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो राम को हटा करके अगर आपने यहाँ स्मोकिंग कर दिया तो स्मोकिंग क्या हो गया, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। तीसरा जो हमारा हो गया कि जेरेंड इज कॉम्प्लीमेंट की बात करें, जैसे लिखा है कि जेरेंड इज, एक और है जेरेंड इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। एक और मैं आपको बताऊं आज के बाद याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट सिर्फ वर्ब का ही नहीं होता, ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का भी होता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बताओ जरा मुझे, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, याद रखिएगा। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आएगा, ना प्रोनाउन आएगा ना एडजेक्टिव आएगा, जब आएगा तो नाउन आएगा, ठीक है। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी नाउन आता है ना उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ब के बाद जो नाउन आता है उसे भी ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन आता है उसे भी ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए जैसे लिखा है कि he is fond of, he is fond of, यहाँ आ जाए सिगरेट, मैं इसी को रख देता हूं ऐसे, ऐसे आ जाए, यानी उसे सिगरेट का शौक है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा है तो आप सीधे कहेंगे नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। थिंग्स सिगरेट है कि नहीं बताएं, सिगरेट थिंग्स है कि नहीं है, नाउन है कि नहीं है। तो अगर ये नाउन है बच्चों तो इसे हटा करके जो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखा जाएगा वो भी नाउन बना कि नहीं बना, तो वो नाउन बना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। तो अब लिखा कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग अगर हो गया तो स्मोकिंग क्या हो गया, जेरेंड हो गया। और अगर ये स्मोकिंग जेरेंड हो गया तो जेरेंड क्या है। अब आपको बता दें एक चीज कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है वो ऑब्जेक्ट भी होता है। यानी ये लिखा कि जेरेंड इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इज इन सेंस ऑफ प्रेपोजिशन का जो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा वो उसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। एक और बता दें, जैसे लिखा है यहाँ पे, जैसे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है कि he prevents me from theft। थेफ्ट नहीं जानते क्या, तो चोरी होती है, नाउन है, थेफ्ट एक नाउन है जिसका मतलब चोरी होती है, ठीक। अब अगर ये नाउन है तो अब इसे हटा करके क्या लिखेंगे, he prevents me from playing, वह मुझे खेलने से रोकता है। तो बच्चों आपको शायद क्लियर हो गया, प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है पहले तो जेरेंड होगा, दूसरा इस प्रेपोजिशन का ही ऑब्जेक्ट होगा। तो आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं, वर्ब के बाद आने वाला जो नाउन है वो भी ऑब्जेक्ट होगा और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला भी नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट दो के बाद आता है, वर्ब के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। लास्ट कंटेंट बता करके फिर मैं आपसे विदा लेता हूं, बस 1 मिनट और आपको बता दूं। जैसे लिखा है कि जेरेंड इज कॉम्प्लीमेंट, जेरेंड कॉम्प्लीमेंट होता है। बेटा याद रखेंगे बच्चे आप, एक COMPLI होता है वो सम्मान होता है और ये कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है। कैसे, जैसे लिखा है, एक लिखा होता है सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग अगर हो गया, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है लेकिन इस वर्ब का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यानी देखना ही विश्वास करना है, यानी जो दिखता है वही विश्वास होता है और जो विश्वास होता है वही दिखता है। तो ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है, यानी क्या है, एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये भी जेरेंड है, ये भी जेरेंड है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट है तो जेरेंड माना जाएगा, वर्ब के पहले इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहा जाता है, इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अगर देखा जाए तो बिलीविंग, अगर देखा जाए इसका भी कॉम्प्लीमेंट हो गया तो सीइंग इज बिलीविंग एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट माने जाएंगे। तो जेरेंड का एक छोटा सा हमारा प्रयास था।
आपको बताने का हमारे अगले वीडियो में मैं आपको इसको डिटेल क्वेश्चंस के साथ दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑन दैट इज नॉन फिनिट वर्ब, राइट। और एक चीज और है कि इस माइंड मेकर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लगातार लगे रहें बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ, मैथ्स के साथ, रीजनिंग के साथ, जीएस के साथ और इंग्लिश के साथ। बस इस तरह से कहते हुए विदा लेता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल और लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।